पल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। आज से ठीक 138 वर्ष पहले यानी 10 मार्च 1876 को विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था जब उसने एक नई तकनीक का उदय होते देखा जिसमें संचार की दुनिया में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। ये खोज शायद पहिए की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। इस घटना में एक यंत्र के माउथपीस पर स्कॉटलैंड में जन्मे ग्राहम बेल ने दूसरे सिरे पर कान पर यंत्र लगाए अपने सहयोगी थॉमस वॉटसन से ये शब्द कहे, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट यू। और दूसरे कमरे में कान पर स्पीकर लगाए वॉटसन ने जब ये शब्द सुने तो विश्व की पहली कॉल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट यू। आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि उसकी शुरुआत इसी कॉल से हुई। इन्हीं ग्राहम बेल ने बाद में बगैर तार के टेलीफोन का आविष्कार किया जिसका नाम उन्होंने फोटोफोन रखा। इस फोन में उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर के बजाय प्रकाश की किरणों का सहारा लिया। आज के 80% फोन इसी तकनीक का सहारा लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान पर कॉर्डलेस फोन काम करते हैं। इस खोज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बार ग्राहम बेल ध्वनि पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे और वो पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने त्रुटिवश ये समझा कि लेखक ये कह रहा है कि ध्वनि को तारों के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है और इसी बात ने उन्हें फोन बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यही गलती एक बहुत बड़ी खोज का आधार बन गई। इस फोन की खोज की शुरुआत बेल के स्कॉटलैंड से बॉस्टन जाने से हुई, जहां उनकी मुलाकात एक बहुत कुशल मैकेनिक थॉमस वॉटसन से हुई और कुछ ही वर्षों में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। Physicists have changed that by using 3D scans to capture recorded files on wax discs of the era and convert them into playable audio files. Plucked from the Smithsonian archives, the liberated recording features Bell through must and static, saying, You are my help. Alexander Graham Bell. 7 मार्च 1876 को उन्होंने इस टेक्निक का पेटेंट कर दिया और 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को उन्होंने इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया। फोन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसका प्रदर्शन फिलाडेल्फिया की एक प्रदर्शनी में किया। जब ब्राजील के बादशाह डॉम पेड्रो ने फोन के स्पीकर पर हैमलेट की कविता टू बी और नॉट टू बी सुनी तो बादशाह खुशी में चिल्ला पड़े, माय गॉड, इट टॉक्स। जब बेल फोन पर खोज कर रहे थे तब कई अन्य साइंटिस्ट्स भी इसी पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने बेल के अन्वेषण पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये नवीनतम प्रयोग है, लेकिन बेल कोर्ट से ये मामला जीत गए। इसके बाद बेल ने अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी का गठन किया जो अमेरिका में टेलीफोन सेवा देती थी। आज हम देश और विदेशों में बैठे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बड़ी आसानी से बात करते हैं। जरा कल्पना कीजिए अगर फोन की सुविधा ना होती तो क्या होता। हमें अपने नजदीकी लोगों से बात करने के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें पत्र लिखते और पत्र के जवाब का इंतजार करते जिसमें महीनों लग जाते। आज इस दिन की घटना ने व्यापार को भी सुविधाजनक बना दिया। अब हमें किसी वस्तु को कहीं से मंगाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। बेल और वॉटसन की पहली फोन वार्ता इतनी मशहूर हुई कि जब उन्होंने 1915 में पहली अंतर महाद्वीप फोन सेवा शुरू की जो अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच थी, तब उनका वार्तालाप था, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट यू। इस पर वॉटसन ने जवाब दिया कि उन्हें वहां आने में 1 हफ्ता लगेगा क्योंकि वो लाइन के दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को में है।
उनकी खुद की रुचि ध्वनि तरंगों को पढ़ने में थी। बेल की रुचि बचपन से ही आविष्कारों की तरफ थी। उनके पड़ोस में एक परिवार था जिनकी आटे की मिल थी। उनका बेटा बेन हैडमन उनका बड़ा अच्छा दोस्त था। एक दिन बेन ने उन्हें बताया कि गेहूं में से छिलका निकालना बड़ा ही कठिन काम है। तब बेल ने एक मशीन इजाद की जो पैडल से चलती थी। इसके बाद वो अन्वेषण की दुनिया में व्यस्त हो गए और उनकी खोजों ने पूरे विश्व की दिशा बदल दी। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मार्स के लिए स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो अंतरिक्ष जो कभी हमारे लिए बहुत दूर हुआ करता था, वो अंतरिक्ष विज्ञान जिस पर कभी विदेशियों का एकाधिकार हुआ करता था, अगर आज हमारी मुट्ठी में है तो इसका श्रेय हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को है, जिन्होंने बहुत सीमित साधनों से आज इस दिशा में महारत हासिल कर ली है। आज देश का कोई भी कोना हमारे संचार उपग्रहों से अछूता नहीं है। इस विषय में हमने जितनी प्रगति की है वो उल्लेखनीय है। आज हम विदेशियों के उपग्रह अपने केंद्रों से छोड़ते हैं तो उसका कारण हमारी विश्वसनीय तकनीक और कम लागत है। आज अगर देशवासी इस बात पर गर्व करते हैं तो इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों की अथाह लगन और मेहनत को जाता है। इसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं अपने देश के एक वैज्ञानिक श्री उडुपी रामचंद्र राव की, जिन्हें UR राव भी कहा जाता है। 10 मार्च 1932 को कर्नाटक के अडामारू में जन्मे श्री राव श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य और श्रीमती कृष्णा वेनी अम्मा की संतान हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अडामारू और उडुपी से प्राप्त करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज अनंतपुर से BSc करने के बाद MSc की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने श्री विक्रम साराभाई की देखरेख में PhD की डिग्री फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से प्राप्त की। MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अध्यापन करने के बाद वो 1966 में वापस देश आ गए, जहां उन्हें अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अपने विदेश प्रवास के दौरान MIT और टेक्सास में उन्होंने कई स्पेसक्राफ्ट के प्रयोगों में काम किया। प्रोफेसर राव ने अपने करियर की शुरुआत डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में कॉस्मिक रे विज्ञानी के रूप में की। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोलर विंड और इसका जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व पर प्रभाव का निर्धारण किया। In a way, I was of course involved with the space sciences, and I was an experimenter, and in many of these spacecrafts, particularly the Pioneer series of deep space probes and Explorer 31 spacecrafts from the United States when I was in MIT and Dallas, Texas. And as a space scientist, I was trained, but of course I had great interest in the space technology too. When I was requested to head the satellite program for India, and of course I knew that satellites are extremely important for India, and this was an opportunity, even though I hesitated for a year because I was more interested in space sciences at that time. But eventually, looking at the problems India has and the fact that satellite technology as well as the space technology can indeed solve many of the problems like education, agriculture, and remote sensing of natural resources, and communication and meteorological thing, which is extremely important for an agricultural country. I thought that it is very good that I accept it, and finally I accepted. प्रोफेसर राव ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए महसूस किया कि देश के तीव्र विकास के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इसी क्रम में उनके नेतृत्व में देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद और कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए, जिसमें भास्कर, एप्पल, रोहिणी, इनसेट 1 और इनसेट 2, IRS-1A और IRS-1B प्रमुख थे। इन उपग्रहों का निर्माण मुख्यतया संचार, मौसम और रिपोर्ट सेंसिंग यानी दूरभेदी कार्यों के लिए किया गया था। 1985 में जब प्रोफेसर राव ने स्पेस कमीशन के चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव का कार्यभार संभाला, तब उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी के विकास पर पूरा ध्यान लगाया। इसका फल ये मिला कि 1992 में देश ने ASLV रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने में सफलता हासिल की, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में लंबी छलांग लगाई।
उनके निर्देशन में ही देश ने PSLV रॉकेट का निर्माण किया, जिसकी मदद से 850 किलोग्राम का उपग्रह 1995 में ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। उन्होंने क्रायोजेनिक तकनीक की मदद से GSLV रॉकेट का सफलतापूर्वक निर्माण किया। उनके ही कार्यकाल में इसरो ने इनसेट उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए। ये वो उपग्रह थे जिन्होंने देश में संचार क्रांति ला दी थी। प्रोफेसर राव ने विज्ञान और तकनीक पर 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किए। इन पेपर्स में कॉस्मिक रेज, इंटरप्लैनेटरी फिजिक्स, हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एप्लीकेशन एंड सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी के विषय थे। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें फिजिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेस एंड एजेंडा 21, केयरिंग फॉर प्लैनेट अर्थ और स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमुख थीं। प्रोफेसर राव के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई सम्मानों से नवाजा। उन्हें 1976 में पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों के अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले, जिनमें प्रमुख थे 1973 में नासा द्वारा दिया गया ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड, 1975 में USSR का साइंस अकादमी का मेडल ऑफ ऑनर और 1991 में यूरी गागरिन मेडल, ISPRS का 2000 में दिया गया डोलिजल अवार्ड, 2013 में सोसाइटी ऑफ सैटेलाइट प्रोफेशनल इंटरनेशनल का सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम सम्मान। प्रोफेसर राव के असीम योगदान को देखते हुए आज उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वोट करने की अहमियत तो सभी जानते हैं। वोट करना हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन महिलाएं इस अधिकार से काफी समय तक वंचित रहीं। आज हम जिस महान महिला की बात करने जा रहे हैं, दुनिया की हर महिला को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों की वजह से पहले न्यूजीलैंड और फिर धीरे धीरे विश्व भर में महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। आज जन्मदिन है न्यूजीलैंड की सामाजिक कार्यकर्ता केट शेपर्ड का, जिन्होंने न्यूजीलैंड की महिलाओं को वोट करने का विश्व में पहला विशेषाधिकार दिलवाया। केट शेपर्ड का जन्म 10 मार्च 1847 को इंग्लैंड के लिवरपूल में एक स्कॉटिश परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके माता पिता इंग्लैंड छोड़कर स्कॉटलैंड में रहने लगे। 1860 में दुर्भाग्यवश उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद वो अपनी माँ और भाई बहनों के साथ न्यूजीलैंड में बस गईं। केट न्यूजीलैंड के ट्रिनिटी कांग्रेगेशनल चर्च में सक्रिय रूप से सम्मिलित थीं। 1885 में वो न्यूजीलैंड क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन की सह संस्थापक बनी। ये यूनियन औरतों के सामाजिक सुधार पर समर्पित थी। इसी यूनियन में काम करने के दौरान उन्होंने औरतों के वोट करने के अधिकार के महत्व को समझा। उन्हें लगा कि उनका भी वोट करने का उतना ही हक है जितना मर्दों को है। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सफ्रेज आंदोलन का गठन किया। जिनको सफ्रेज के बारे में ज्ञान नहीं, उन्हें हम बता दें कि इसका मतलब है महिलाओं का वोट करने का अधिकार। इस मुद्दे पर उनका कहना था कि ऑल दैट सेपरेट्स वेदर ऑफ रेस, क्लास, क्रीड और सेक्स इज इनह्यूमन एंड मस्ट बी ओवरकम। अपने पति के समर्थन के साथ उन्होंने सफ्रेज आंदोलन की एक ठोस नींव बोई। इस कैंपेन में उन्होंने जी तोड़ काम किया, फिर चाहे वो पैम्फलेट्स बांटना हो, लोगों के बीच भाषण देना हो या याचिका पर दस्तखत करवाना हो। पहली याचिका उन्होंने पार्लियामेंट में 1891 में प्रस्तुत की, लेकिन वो अस्वीकार हो गई। अगले वर्ष उन्होंने जो याचिका प्रस्तुत की उस पर 20,000 समर्थकों ने हस्ताक्षर किए थे, मगर ये भी खारिज हो गई। 1893 में केट ने दोबारा पार्लियामेंट में कदम रखा, एक ऐसी याचिका के साथ जिसको वो मॉन्स्टर याचिका बुलाया करती थी। इस याचिका पर पूरे 30,000 लोगों के दस्तखत थे। केट की कड़ी मेहनत रंग लाई और 19 सितंबर 1893 में गवर्नर सर डेविड बॉयल ने बिल पास कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसमें महिलाओं को वोट करने का हक मिला। Well, it's really important because the day that women got the vote, we were the first country in the world to get the vote, and we think it's really important that we should remember that because our foremothers, struggled really hard so we would get it.
लेकिन केट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी वो अन्य सामाजिक समस्याओं पर काम करती रहीं। गर्भ निरोधक के लाभों के प्रचार से लेकर डाइवोर्स के अधिकारों पर, बच्चों के संरक्षण से लेकर पुराने समय में औरतों द्वारा पहने जाने वाले कोर्सेट के प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी निडर आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त केट ने महिलाओं को साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोटिंग का हक दिलवाने के बाद वो इंग्लैंड गईं, जहां वो वहां की सफ्रेजेट्स से मिली और भाषणों के द्वारा उनका हौसला बढ़ाया। 1896 में केट ने न्यूजीलैंड वापस आकर नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना की और उसकी वो अध्यक्ष भी चुनी गईं। इस आंदोलन के अधीन केट ने महिलाओं को विवाह में समानता दिलवाने और पार्लियामेंट में सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवाज उठाई। हालांकि केट की सामाजिक जिंदगी काफी सफल थी, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ा। उन्हें जिंदगी भर अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ा। इसके अलावा 1910 में उनके इकलौते जवान बेटे और उसके ठीक 5 साल बाद उनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। 13 जुलाई 1934 को केट ने दुनिया से विदा ले ली। केट की प्रसिद्धि और सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण है न्यूजीलैंड के $10 के नोट पर उनकी छवि का छपना। 1993 में विमेन सफ्रेज बिल के पास होने की शताब्दी के अवसर पर उनके सम्मान में क्राइस्ट चर्च में केट शेपर्ड मेमोरियल स्थापित किया गया। आज हम केट शेपर्ड को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आमतौर पर इंसान अपनी जिंदगी अपने और अपने परिवार की देखभाल करने में ही बिता देता है। वो दफ्तर और घर की ही सेवा करने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे इसके अलावा समाज की तरफ ध्यान देने का मौका और समय दोनों ही नहीं मिल पाते। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसने अपनी तमाम जिंदगी सामाजिक सुधार करने में न्योछावर कर दी। उन्होंने सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि अनगिनत मुद्दों पर काम किया। वो सिर्फ एक ऐसे समाज की कामना करती थीं जो जाति, मजहब, लिंग, रंग आदि के भेदभावों से मुक्त हो। हम बात कर रहे हैं 19वीं और 20वीं सदी की अमेरिकन नर्स, मानवतावादी और लेखिका लिलियन डी वॉल्ट की। लिलियन वॉल्ट मानव अधिकार में अपना योगदान देने के लिए और अमेरिकन कम्युनिटी नर्सिंग स्थापित करने के लिए जानी जाती हैं। लिलियन वॉल्ट का जन्म 10 मार्च 1867 को यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो राज्य में हुआ था। वो यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थी। न्यूयॉर्क के स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके 1889 में उन्होंने न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में दाखिला लिया। वहां से पास आउट होने के बाद वो विमेंस मेडिकल कॉलेज में शामिल हो गईं। इसी दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क जुवेनाइल असाइलम नाम के एक अनाथालय में काम किया। गरीबों की जर्जर हालत को देखते हुए उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने में खुद को समर्पित कर दिया। पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में गरीब और बीमार अप्रवासियों की सेवा की। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ये सेवाएं वहां के नागरिकों को भी उपलब्ध करवाईं। लिलियन ने एक नया शब्द पब्लिक हेल्थ नर्स गढ़ा, जो कि उन नर्सों के लिए था जो सामाजिक समुदायों में सेवा करती हैं। लिलियन का अमेरिका को सबसे बड़ा योगदान था हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट अमेरिका के सभी उम्र के लोगों को सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करवाती है और कला संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित भी करती है। इस संस्था के निस्वार्थ उद्देश्य को देख नामी गिरामी लोगों जैसे अमेरिका के विख्यात बैंकर और उद्योगपति जैकब शिफ ने वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। मुट्ठी भर लोगों से शुरू होने वाले हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट में 1913 में 92 नर्सेस काम कर रही थीं और अंत में ये विस्तारित होकर विजिटिंग नर्स सर्विस ऑफ न्यूयॉर्क में तब्दील हो गया। विजिटिंग नर्स सर्विस आज अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। ये लिलियन का ही आइडिया था, जिसको अपनाते हुए न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ हेल्थ ने दुनिया के पहले पब्लिक नर्सिंग सिस्टम का आयोजन किया। लिलियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की पहली अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर नर्सिंग इंश्योरेंस की भागीदारी तय की। ये भागीदारी आगे चलकर कई कॉर्पोरेट परियोजनाओं के लिए एक आदर्श बनी।
लिलियन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग स्थापित करवाने में भी मदद की। इसी दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों पर आधारित उन्होंने द हाउस ऑन हेनरी स्ट्रीट और विंडोज ऑन हेनरी स्ट्रीट नामक किताबें लिखी। लिलियन ने महिलाओं को खाना पकाना और सिलाई कराना भी सिखाया। उन्होंने मजदूर आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कामकाजी महिलाओं की खराब हालत देखते हुए उन्होंने 1903 में विमेंस ट्रेड यूनियन लीग की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हवाई, जापान, चाइना और रूस की सामाजिक काम संबंधी यात्रा भी की। लिलियन ने अपने कार्यकाल में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर कमेटी की स्थापना की। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के साथ रंग और जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की स्थापना की और औरतों को वोटिंग करने का अधिकार दिलवाने के लिए सफरेज कैंपेन में हिस्सा लिया। लिलियन ने विमेंस इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम की स्थापना में भी मदद की। इस संस्था का उद्देश्य था अलग अलग राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाकर और युद्ध के कारणों को जानकर अमन हासिल करना। लिलियन अपने आखिरी दिनों तक भी बिना थके सक्रिय रूप से काम करती रहीं। 1 सितंबर 1940 को ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों पश्चात कार्नेज हॉल में लिलियन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तकरीबन 2000 लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति, राज्य गवर्नर और मेयर ने उनकी याद में संदेश भी भेजे। चलिए आज हम भी लिलियन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और श्रोताओं, अब चलते चलते आएगा आज के एपिसोड का सवाल। आज के एपिसोड में आपको सुनना है इस गाने को और सुनकर बताना है कि इस गीत को गाने वाले गायक का नाम क्या है। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे ओ या अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ born to be remembered @gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/born to be remembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को आज यानी 10 मार्च के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे पतले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।